गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक नए टॉपिक के साथ आधुनिक भारत का इतिहास, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये गांधी का अंतिम आंदोलन था और कहा जा सकता है कि इसके बाद गांधी ने कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं किया, या यूं कहा जा सकता है कि गांधी इस आंदोलन में थे ही नहीं। मीन्स गांधी के बिना ये आंदोलन था। ये गांधी का एक ऐसा आंदोलन जिसकी काफ़ी आलोचनाएं हुई। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से सबसे छोटा आंदोलन था ये, असफल आंदोलन था ये। ऐसा नहीं था कि ये आंदोलन सफल रहा। हाँ, इसकी आलोचनाओं के साथ जो गांधी की पिछली आलोचक थे, जिन्होंने पीछे से ही उनकी आलोचना शुरू की थी, चाहे वो चंपारण विद्रोह हो, खेड़ा विद्रोह हो, अहमदाबाद आंदोलन हो, या फिर सविनय अवज्ञा या सहयोग आंदोलन, वो चुप नहीं थे, वो कंटिन्यू उनके साथ जुड़े रहे। और यही वो लोग थे जिन्होंने गांधी को आगे ले गए। मेरा ये स्पष्ट मानना है, और मेरा क्या, अगर हम इतिहास का विश्लेषण करें तो गांधी अगर दोषी थे तो फिर कौन नेता ऐसा था आजादी की लड़ाई का जो दोषी नहीं था। गांधी इसलिए दोषी थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आंदोलन खड़े किए, और जब तक गांधी नहीं थे भारत में इस तरह के आंदोलन कोई भी नेता खड़ा नहीं कर पाया, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, या कोई भी ऐसा नेता, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता हो, वो भारत में वैसे आंदोलन को नहीं क्रिएट कर पाए जब तक गांधी नहीं थे। तो आलोचना क्यों और किस बात के लिए? गांधी की आलोचना वही व्यक्ति कर सकता है जो गांधी के इक्वल हो या फिर गांधी से बड़ा हो। तो अगर गांधी के तत्कालीन या समकालीन नेताओं की अगर बात करें तो गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं था, चाहे वो भारत हो या विश्व हो। अगर ऐसा था तो फिर गांधी ही क्यों? कांग्रेस में गांधी की पहचान थी। 1942 में जब आंदोलन नहीं शुरू हो रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर गांधी जी चिंतित थे, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो इतिहास में आपको पढ़ने को मिलता है कि अगर कांग्रेस तैयार नहीं हुई तो मैं बालू के रेत से, इन द सेंस उसके ढेर से, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन तैयार कर सकता हूं। यह था गांधी का क्रोध, गांधी का अस्तित्व। मैं ऐसा नहीं बोलता कि बाकी नेताओं का कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन हां, जब यह सुनने में आता है कि गांधी ही आलोचना के पात्र हैं, बाकी सारे लोग, जब हम गांधीयन एरा की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इतिहास को सही तरीके से जो लोग पढ़े नहीं हैं, और इवन जिनके अपने घर में अपने भाई से नहीं बनती है, वो देश की समस्या का हल करने निकलते हैं और गांधी की आलोचना करते हैं। खैर, आते हैं इतिहास के उन पन्नों को टटोलते हैं, निकालते हैं कि गांधी कहां दोषी थे। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है क्रिप्स मिशन से। स्टोफर्ड क्रिप्स ये एक ऐसा व्यक्ति था जो मंत्रिमंडल में था, और उस समय इसको भारत भेजा गया उस कंडीशन में 1939, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका शुरू हो चुका था। ये वो पीरियड था, सितंबर 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो जो ढर्रा था, ब्रिटेन ये सोच के बैठा हुआ था कि वो काफ़ी शक्तिशाली है और उसका साथ चूंकि अमेरिका जैसा देश दे रहा है तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है। जर्मनी को रोकने का इन्होंने प्रयास नहीं किया है। जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया, लेकिन जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा किया, अब इनके लिए समस्या हो गई। अब इनको युद्ध में जाना ही था, मीन जर्मनी के आमने सामने इनको खड़ा होना था। अब उस स्थिति में जर्मनी कोई छोटा देश तो था नहीं, उसने रूस पर अटैक किया, रूस को भी मात दी थी। जर्मनी वो देश था जो जापान को इनिशिएट कर रहा था, और पूर्वी भागों में इंडोनेशिया, सुमात्रा जैसे क्षेत्रों में जापान खड़ा हो चुका था। अंग्रेजों को यहां आवश्यकता थी भारतीयों की मदद की। तो या तो भारतीय तभी तैयार हो सकते थे जब उनको स्वतंत्रता का आश्वासन दिया जाए, या फिर बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया जाए, क्योंकि गांधी जी का यह कहना था कि गुलाम व्यक्ति या गुलाम देश कभी भी दूसरे की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। हाँ, लेकिन यहां विचारधारा की लड़ाई जरूर थी। गांधी और भारत के लोग, खासकर गांधी विचारधारा में, हम नाजीवाद को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते थे। हिटलर नाजीवाद का पोषक था। हम ब्रिटेन को अच्छा मान सकते थे, अगर कंपेयर करना था तो गांधी का यह मानना था
गांधी ने स्टेटमेंट दिया था कि नाजीवाद से हम उतना ही नफरत करते हैं जितना अंग्रेजों के साम्राज्यवाद से या उपनिवेशवाद से। हमारे लिए दोनों गलत हैं, लेकिन अगर एक को चुनना पड़े तो उसमें से हम साम्राज्यवाद को चुनेंगे, क्योंकि नाजीवाद जो था वो मानवता के लिए काफी कट्टर था, और इसका उदाहरण यहूदियों से आप सीख सकते हैं। तो ये दिखाता है कि गांधी का एक स्पष्ट विचारधारा था। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गांधी स्पष्ट रूप से खड़े थे कि हम अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करेंगे। अंग्रेजों के अंदर भय का माहौल था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करें तो जापान ने जब रंगून के आसपास के क्षेत्रों को कब्जा में लिया तो अब एक तरह से भय और डर का वातावरण क्रिएट हुआ ब्रिटिश सरकार में। अब सवाल ये उठता है कि कितने ब्रिटिश भारत में थे उस समय। तो एक अनुमान के अनुसार इतिहासकार बोलते हैं कि 2 लाख से 2.5 लाख तक, मतलब 2.5 लाख तक अंग्रेज थे, और भारत की जनसंख्या ऑलमोस्ट 35 से 38 करोड़ थी। इतने भारतीय और शासन ये कर रहे थे आप पर। ये अपने आप में अगर लॉजिक के रूप में देखा जाए तो उनका जो माइंड था आपको ही लड़वाना और देन आप पर ही शासन करना, वो सफल था जो संख्या था उनके साथ। अंग्रेजों में जो भय था उसके अनुसार उन्होंने नहर के पानी को भी बंद कर रखा था। मीन्स नहर में जो पानी बह रहा था उनको इतना डर था कि उस पानी का यूज करके जापानी जहाज जो है नौकायान करते हुए कहीं अटैक ना कर दे। पर्ल हार्बर की घटना हो चुकी थी। पर्ल हार्बर एक नेवी बेस था अमेरिका का, और जापान ने बिना कुछ कहे पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। यह पर्ल हार्बर की ही घटना थी जिसका बदला लिया गया था 6 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी एटम बम का विश्व में पहला प्रयोग, जापान नेस्तनाबूद। तो ये एक डर था अंग्रेजों में कि इस तरह की चीजें हमारे साथ भी हो सकती है। प्राइवेट गाड़ियों को जब्त कर लिया गया था और सारी चीजें इस तरह से व्यवस्थित, उन्होंने पूरा पूर्वोत्तर राज्य को एक छावनी में तब्दील कर दिया था। मानव की आजादी वहां लगभग सीमित हो गई थी। ये एक दिखाता है कि जापान से कितना भय था ब्रिटिश को। इसी बीच आपको रूजवेल्ट जैसे राष्ट्रपति जो अमेरिका में थे, और चाइना, अमेरिका और चाइना ये दोनों सपोर्ट कर रहे थे कि भारत को आजादी मिलनी चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट जाकर बात करे तो वर्ल्ड प्रेशर, साथ ही साथ ब्रिटेन को आपकी जरूरत थी, और लास्टली क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन जो चीजें लेकर आया था उसको एक लाइन में समझाया जाए तो ये देना कुछ नहीं चाहता था, आपसे लेना बहुत कुछ चाहता था। इसने कहा क्या था कि मैं इन द सेंस क्रिप्स मिशन में स्पष्ट रूप से अंग्रेजों ने कहा था कि हम लोग एक ऐसा संविधान परिषद का गठन करेंगे जिसमें विधायिका द्वारा चुने हुए कुछ प्रतिनिधि होंगे, और कुछ हम नॉमिनेट कर लेंगे, कुछ रियासत के होंगे, कुछ राजा होंगे। जो प्रांत इसमें नहीं आना चाहते वो स्वतंत्र हैं, वो हमसे बाद में बात कर सकते हैं। इन द सेंस, इसको दूसरे शब्दों में से कहा जाए तो पाकिस्तान के लिए स्पष्ट एक जगह छोड़ के रखी गई थी कि अगर मुस्लिम वर्ग पाकिस्तान का डिमांड करता है और वो हमसे इस समिति में नहीं चाहता मिलना, तो हम बाहर जाके उनसे बात करके पाकिस्तान दे सकते हैं। तो स्पष्ट था कि उनका मंशा जो था वो आपको स्वतंत्रता देना नहीं था। भले क्रिप्स ने कहा था कि मैं इसलिए जा रहा हूं कि मुझे भारत को स्वतंत्र देना है, और उन्होंने स्वतंत्रता जो शब्द यूज किया था स्वतंत्र उपनिवेशवाद बोला था। मींस एक ऐसा उपनिवेशवाद जो रानी विक्टोरिया या फिर इंग्लैंड के अंतर्गत ही आपको साम्राज्य चलाना है, आप स्वतंत्र नहीं हो सकते थे। जो नियम कानून वहां से बनता उसी के अनुसार आपको शासन चलाना था। गांधी ने इसको स्पष्ट रूप से नकारा और इसे एक डूबते हुए बैंक का चेक कहा था जो कभी भी भंज नहीं सकता था, इन द सेंस कभी भी भारतीयों के काम नहीं आ सकता था। और उस समय के तत्कालिक सारे नेताओं ने इसकी आलोचना की। क्रिप्स मार्च में आया और जस्ट 1 महीना बाद वापस चला गया असफल होकर। क्रिप्स मिशन का वापस जाना यह दिखा दिया कि भारतीयों में जो आशा का माहौल था कि हमें कुछ मिलने जा रहा है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ है और उससे हमको कुछ मिलने वाला है, वो सारा चीज यहां बर्बाद हो चुका था। मीन्स भारतीयों के दिमाग में स्पष्ट रूप से जा चुका था कि हमें अब कुछ नहीं मिलने वाला। मीन्स क्रिप्स मिशन ने वो सारे आशाओं पर पानी फेर दिया और फाइनली यहां से शुरू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। जैसे मैंने पहले ही कहा कि गांधी जो थे इस बात को सपोर्ट करते थे कि अब एक आंदोलन का समय आ गया है। जैसे ही गांधी ने कांग्रेस को समझाने का प्रयास किया, कांग्रेस के जो भी नेता थे उस समय वो अपने आप में अब गांधी से 4 कदम आगे की सोचते थे।
सत्ता का लालच उनमें आने लगा था, देश की आजादी उनको दिखाई देने लगी थी। मैं एक बात दोहराना यहाँ चाहूंगा, गांधी वो व्यक्ति थे जिनका प्रयोग अंग्रेजों ने भी किया भारत में सत्ता की शांति के लिए, और उनका प्रयोग भारतीय नेताओं ने भी किया अपने लाभ के लिए था, चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना हो, चाहे वो पंडित नेहरू हो। एक चीज मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर मैं अमिताभ बच्चन के बगल में खड़ा हो जाऊं तो अमिताभ बच्चन को लोग जानते हैं, मुझे नहीं। उसी तरह से मित्रों, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का डिमांड किया तो गांधी ने बोला कायदे आजम आइए मुझसे बात कीजिए। उस समय के पेपर में निकलने लगा कौन जा रहा है मुस्लिम नेता गांधी से बात करने के लिए, तो जिन्ना स्टारडम पर छा गए। एक ऐसा नेता जिसको लोग जानता नहीं था, गांधी ने उसे स्टारडम पर, गांधी की गलती नहीं थी, गांधी चाहते थे कि हमारा बच्चा है हमारे साथ रहेगा, मेरी बातों को समझेगा। नेहरू के साथ भी वही था, नेहरू हर वो आंदोलन में नजर आते हैं गांधी के बगल में बैठे हुए। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद कहीं आंदोलन में वो बगल में नजर नहीं आते, बल्कि गांधी से 4 कदम आगे की बात वो सोचते थे। और सत्ता कैसे मिले, संप्रदायवाद की बीज गांधी ने नहीं बोया था, सत्ता के लालच में जो पड़े हुए थे, जिनको सत्ता चाहिए था और जो हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, उनको हम क्यों भूल जाते हैं। गांधी अगर दोषी थे बंटवारे के लिए, जो लोग गांधी पर उंगली उठाते हैं बंटवारे के लिए, तो पहले वो अपने परिवार को देख ले। भारत के कितने परिवार और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने 4 परिवार या 5 परिवार को एक साथ लेके चलते हैं। गांधी एक ऐसे देश की बात कर रहे थे, एक ऐसी संकल्पना की बात कर रहे थे जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ रह सके। गांधी दोषी थे? क्यों नहीं दोषी थे? क्योंकि इसलिए दोषी थे कि वो अंग्रेजों के सामने जाकर लड़े थे, बाकी नेताएं उनके पीछे जाके लड़े थे, कंधे पर बंदूक चला के लड़े थे, सत्ता का लालच भोगे थे, तो वो दोषी नहीं थे। ऑब्वियस गांधी दोषी थे। खैर, आते हैं आगे की घटनाओं को ध्यान में रखते हैं। जब क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई तो आपको इसकी प्रस्ताव वार्धा कमेटी में 14 जुलाई को ये कमेटी ने 1942 को इसको पारित किया। ये इंपॉर्टेंट है। वैसे जनरली हमारे दिमाग में आता है कि 8 और 9 अगस्त 1942, लेकिन वार्धा कमेटी की बैठक में कांग्रेस की वार्धा कमेटी हुई, जिसमें 1942 में इसके प्रस्ताव को पहली बार पारित किया गया, प्रेशर में, गांधी के दबाव में कि अब आंदोलन होना चाहिए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस इस आंदोलन के लिए तैयार नहीं थी। गांधी ने प्रस्ताव पारित करवाया और उसके बाद शुरू होता है 8 अगस्त आपकी बैठक मुंबई में, ग्वालियर टैंक में इसकी बैठक होती है, और अगले दिन ही रात के 12 बजे ऑपरेशन 0 आवर के अंतर्गत सारे नेताओं को पकड़ लिया जाता है, जिसमें गांधी भी थे। आगा का पैलेस में उनको गिरफ्तार करके रख लिया जाता है, और जितने भी गद्दार नेता थे, चाहे उस समय पकड़े गए हो या 2 दिन बाद पकड़े गए हो, वो सारे नेताओं को पकड़ के अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। ये दिखाता था कि अंग्रेज पहले से प्लानिंग करके रखे हुए थे। हमने जो प्लानिंग किया था वो हमारी प्लानिंग जो थी संगठित नहीं थी, हम इसके लिए तैयार नहीं थे। मैंने पहले ही कहा कि इस आंदोलन को गांधी ने प्रेशर करके शुरू किया था, कांग्रेस और दूसरे दल इसके लिए तैयार नहीं थे। मैं तर्क की बात कहता हूं, आप जब इतिहास पढ़िएगा, बुक्स को पढ़िए, तो मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया था, इवन हिंदू महासभा ने इसको सपोर्ट नहीं किया था। कांग्रेस को छोड़ के, और कांग्रेस मतलब गांधी, सारे कम्युनिस्ट पार्टी तक इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं थे कौन इस आंदोलन के सपोर्टर? तो सिर्फ गांधी, और गांधी के कहने पर वो सारे लोग जो असहयोग आंदोलन में थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में थे, या जो देश की आजादी चाहते थे, वो सारे लोग टूट पड़े आजादी के लिए। ये एक ऐसा आंदोलन था मित्रों, विश्व के ऐसा आंदोलन, मतलब विश्व में हर आंदोलन में आपको एक नेता मिलेगा, ऐसा नेता विहीन आंदोलन कहीं देखने को नहीं मिलता है। लेकिन गांधी ने जो कहा था मुंबई में, जो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अब वो समय है कि या तो हम करें या मरें, मरने के बाद भी हमें कम से कम संतुष्टि मिले इस बात को लेकर कि हम जीवित रहते कम से कम गुलामी के लिए लड़े तो सही, आने वाला जो वंशज है इस बात के लिए हमें उंगली नहीं दिखाए कि हमने आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। यही था करो और मरो का नारा। इस नारे को लेकर भी इतिहासकार 2 भागों में बंटते हैं। एक ढर्रा यह मानता है कि गांधी का फ्रस्ट्रेशन था, ये मीन्स गांधी बहुत विचलित हो गए थे और हिंसा को सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने करो या मरो का नारा इस तरह से दिया था। दूसरा इतिहासकार बोलता है कि नहीं, ये गांधी का वो चीज था जो गांधी शुरू से देखना चाहते थे।
स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि गांधी कभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करते थे। हाँ, लेकिन अगर कोई समस्या का समाधान नहीं निकले, गांधी यहां मौन थे। गांधी को बार बार बोला गया 1942 के आंदोलन में, जिसको अगस्त क्रांति का आंदोलन भी कहा जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट को, गांधी को बार बार अंग्रेजों ने कहा, इवन भारतीयों ने भी कहा था कि जो हिंसा हो रहा है उसकी निंदा कीजिए। गांधी ने निंदा नहीं किया। यह पहली बार था कि किसी आंदोलन को गांधी ने बिना निंदा किए हुए छोड़ा था। चौरी चौरा याद होगा, चौरी चौरा जब असहयोग आंदोलन में हुआ था उस समय गांधी ने सिर्फ निंदा ही नहीं किया था, पूरा आंदोलन वापस ले लिया था। तो गांधी कभी हिंसा को सपोर्ट नहीं करते थे और निंदा वो करते थे। लेकिन यहां अंग्रेजों के कहने पर भी, अपने मित्रों के कहने पर भी, उन्होंने इस आंदोलन में जो हिंसा हुई उसको कभी निंदा नहीं किया। ये अपने आप में यूनिक है। हाँ, गांधी फ्रस्ट्रेटेड थे, गांधी चिंतित थे आजादी के लिए। उनको पता था कि जो आजादी की लड़ाई हम लंबे समय से लड़ रहे हैं, अब भारतीयों में फ्रस्ट्रेशन आ चुका है। सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, ये सारे जो लोग कर रहे थे, इवन भगत सिंह के मरने का सारा जिम्मा जो था गांधी पर टाल दिया जाता है। गांधी इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि इरविन पैक्ट करके आए। तो भैया तत्कालिक नेता क्या कर रहे थे उस समय के बारे? गांधी के अलावा भी बहुत सारे नेता थे, इरविन गांधी को ही क्यों बुलाया था? बाकी नेताओं को भी इरविन पैक्ट के लिए बुला सकता था। और गांधी ने जो समझौता किया था, बहुत सारे लोग बोलते हैं 11 सूत्री मांगों में नहीं था। इतिहास पलट के देख लीजिए कि अंग्रेजों ने या अंग्रेजों पर किसी ने ढेला चलाया हो, आंख दिखाओ और अंग्रेजों ने उसको छोड़ दिया हो। अमेरिका में उसका सूरज नहीं डूबता था, जापान में उसका सूरज नहीं डूबता था। एक देश की कहानी नहीं है ये। 1857 का विद्रोह की घटनाओं को जब आपको बताया जाएगा, इतना मर्मिक, 1857 के बाद अगर अंग्रेजों ने दमन नीति कहीं दूसरी बार चालू किया था, वो था आपको क्विट इंडिया मूवमेंट। इससे पहले की घटनाओं में मैंने बताया था ना कि किसानों को नंगा करते थे, तार के झटके मारते थे, लाठी मारते थे। यहां वो चीजें होती थी जो कल्पना से परे था, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। क्विट इंडिया मूवमेंट में स्पष्ट रूप से कहा जाता है मशीन गन की गोलियां जो थी ऐसे छोड़ दी जाती थी, बम और गोले का प्रयोग किया जाता था, किसी तरह का कोई मानवीय चीज नहीं रह गया था। जनता उग्र थी, 10,000 से अधिक लोग मारे गए, सरकारी आंकड़े बताते हैं। तो ऑब्वियस सरकारी आंकड़े कभी सही नहीं बताते हैं। जो 10,000 का आंकड़ा है वो लाखों में रहा होगा। जो निर्दोष लोग मारे गए थे और अंग्रेजों ने जो दमन नीति अपनाई थी वह 1857 के बाद सबसे कड़ी दमन नीति थी। उस समय के जो भी नेता थे वो सारे अंदर थे, जनता सड़कों पर थी और इसमें वो सारी चीजें हो रही थी जो नहीं होना चाहिए था, जिसका गांधी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन गांधी ने कभी विरोध नहीं किया इस चीज का। गांधी आगा खां पैलेस में थे बंदी बनकर, उन्होंने कभी एक स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैं इस हिंसा का निंदा करता हूं। बिहार में सचिवालय के सामने सतमूर्ति 7 स्टूडेंट झंडा तिरंगा झंडा गाड़ते समय जब पुलिस ने फायरिंग की, 7 वहां मारे गए। आज भी वो सतमूर्ति वहां पर आपको देखने को मिलती है। ये था हिंसा, अंग्रेजों का क्रूरता। इसके अलावा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था भारत का, चाहे भारत के नक्शे पर आप देखिए तो मुंबई से शुरू हुआ आंदोलन वेस्ट बंगाल तक पहुंचा था। वेस्ट बंगाल ही नहीं, भारत का वो यूपी, हर वो क्षेत्र इसमें समाहित था। साथ ही साथ दक्षिण भारत का केरला, ऐसा कोई राज्य नहीं था जो क्विट इंडिया मूवमेंट में बचा रह गया था। और कई जगह लोगों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया था। स्वतंत्र राज्य इन द सेंस कई दिनों तक वहां अंग्रेजी शासन बिल्कुल समाप्त था, थाना नहीं था। ये बिहार की घटनाओं की हम बात करना चाहेंगे। बिहार में तिरहुत प्रखंड उस समय जो था उसमें 80 थानों में उस समय कोई काम नहीं हो रहा था। 1 हफ्ता तक सरकारें नहीं थी तिरहुत प्रखंड में। तो इस तरह से सतारा महाराष्ट्र में जहां लंबी समय तक कोई सरकार नहीं रही, ये सारी चीजें दिखाता है। उसी तरह बलिया, चित्तू पांडे, मिदनापुर, ये अपने आप में दिखाता है कि अंग्रेज जो थे अपनी दमन नीति को बढ़ा रहे थे, उसी के अनुसार लोगों की सफलता भी बढ़ती जा रही थी। लोग पीछे हटने वाले नहीं थे। सरकार कहां कहां जाके संभालती, कहां कहां दमन नीति करती। लोगों के अंदर एक जो गुस्सा था, वो गुस्सा जो था अब एक ज्वालामुखी के रूप में निकल रहा था। यहां मैं एक चीज को और क्लियर करना चाहता हूं। गांधी ने जो अपील किया था, उस अपील में क्या था, असहयोग आंदोलन में क्या क्या करना था लोगों को। तो लोगों को बोला गया कि जो आपने असहयोग में किया, जो आपने सभी ने अवज्ञा में किया, वो दोनों काम यहां करने हैं।
मींस दोनों आंदोलन जो गांधी पहले चला चुके थे, सरकार के साथ सहयोग नहीं करना है, स्कूल नहीं जाना है, वकील जो है वकालत नहीं करेंगे, वो सारी चीज हमको यहाँ करना है, सरकार को टैक्स नहीं देना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सारे दोनों आंदोलन के निचोड़ को यहाँ गांधी ने डाला था। गांधी ने कभी ये नहीं बोला कि हिंसा करना है, लेकिन हिंसा जब शुरू हो गई तो गांधी ने उसको रोकने भी नहीं गए। गांधी की एक घटना का मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा जो गांधी के उपवास के नाम से जाना जाता है। गांधी जब घटना सुनने लगे और उनको ऑब्वियस उसके बारे में अंग्रेज बताते होंगे, क्योंकि अंग्रेजों को गांधी की ज्यादा चिंता हुआ करती थी भारतीयों की तुलना में। गांधी की चिंता ना तो आज हमको है, और उस समय के नेता तो बस अपने सत्ता के लालच के लिए गांधी की चिंता करते थे। तो गांधी जी जब उपवास पर बैठे, ये घटना है 10 फरवरी की 1943 में, गांधी ने घोषणा किया कि वो उपवास पर बैठेंगे और 21 दिन का उपवास था उनका। वो ये अपने आप इतिहास की घटनाओं में लोग छिपा देते हैं, इतिहास की चर्चा करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी का ये त्याग था। इस घटना से आपको स्पष्ट होगा कि अंग्रेज क्या चाहते थे और भारतीयों के अंदर और गांधी कौन थे। जब गांधी उपवास पर बैठे तो मूल रूप से अंग्रेज अब टकटकी लगा के बैठे हुए थे गीत की तरह कि गांधी अब मरे तो तब मरे। मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, बुक्स पढ़िए। बिपिन चंद्रा लिखते हैं कि हवाई जहाज की तैयारी रखी गई थी कि उनकी 100 यात्रा निकाली जाए। गांधी जब मरे तो 100 यात्रा में हवाई जहाज उनको दिया जाए, शांतिपूर्वक 100 यात्रा हो, इसके लिए लोगों की व्यवस्था, मिलिट्री की व्यवस्था की गई थी, गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी, और आधा दिन की छुट्टी की घोषणा भी हम कर देंगे। ये सारे अंग्रेज ने प्लानिंग में कर दिया था। जो स्थिति थी उपवास में, वो लग नहीं रहा था कि गांधी जिंदा बचेंगे। स्पष्ट रूप से गांधी जीत पर थे कि जब तक अंग्रेज स्वतंत्रता नहीं देंगे, भारत छोड़कर नहीं जाएंगे, ये थे गांधी। मेरा सवाल पहले ये है, उस समय तो बहुत सारे नेता जेल में थे ना, पंडित नेहरू भी होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, लाला लाजपत राय भी थे, बहुत सारे नेता रहे होंगे। सॉरी, लाला लाजपत राय मर चुके थे, तो बहुत सारे नेता थे। हड़ताल पर कौन था और बैठा भूख हड़ताल पर कौन था? सवाल ये था। बाकी नेता भी तो बैठे होंगे, क्यों नहीं चर्चा होती है उनकी? क्यों कोई नहीं बैठा था? सिर्फ गांधी वो व्यक्ति थे जो उपवास पर बैठे थे, और उनके मरने का इंतजार अंग्रेज कर रहे थे इस व्यवस्था से कि आज ये मरे और कल के डेट में इनकी हम 100 यात्रा शांतिपूर्वक निकाले और भारत में एक छत्र राज हो जाए हमारा। ये हम नहीं बोलते हैं, उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट है कि पूरा विश्व जीतने वाला देश आज एक कमबख्त बुढ़ा, स्टेटमेंट है, कमबख्त बुढ़े से हार गया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये मरे और उसके बाद हम लोग किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे और पूरा भारत पर हम लोग राज करेंगे। ये कोई भारतीयों का स्टेटमेंट नहीं था, ये अंग्रेजों का स्टेटमेंट था गांधी को लेकर। अगर गांधी अंग्रेजों के परम मित्र थे तो ये व्यवस्था क्यों बन गई थी? तो ये दिखाता है कि गांधी की विचारधारा जो थी वो आपके और मेरे समझ से परे थी। नहीं तो आज गांधीयन फिलॉसफी को अमेरिका का राष्ट्रपति समझ जाता, पर भारतीयों को समझने में अभी भी समय लगेगा और कई दशक लगेंगे इस फिलॉसफी को समझने में। समझने की आवश्यकता तो है। बुद्ध हमारे यहाँ थे, जैन हमारे यहाँ थे, और गांधी फिलॉसफी हमारे वहाँ पैदा हुई। समझते विदेश के लोग हैं, तो ऑब्वियस ये एक कमी है जिसको समझने की जरूरत है। खैर, गांधी वैसे व्यक्ति थे जो हर बार लड़कर वापस आए थे। उपवास में भी उन्होंने वो मौत को मात दिया और वापस आ गए। अंग्रेज हक्के बक्के रह गए, जो प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई, सारी चीजें। ये बात बाहर के लोगों को जब पता चली तो जो आंदोलन थोड़ा शांतिपूर्ण भी था वो और उग्र हो गया। मैंने पहले भी कहा है कि गांधी जनता की नब्ज पहचानते थे। उपवास नहीं था, ये एक तरह का वो खुराक था जो गांधी को पकड़ के तो रखा गया था, लेकिन एक संदेश था जो गांधी ने उपवास के थ्रू भारतीयों को दिया था। आंदोलन बड़े स्तर पर होने लगा। इवन कई जगह ऐसे भी सूचनाएं आएगी कि जो भारतीय उस समय के जो मिलिट्री थी या जो सिपाही थे, उन्होंने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। ये अंग्रेजों के लिए अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी। जिसके थ्रू वो प्रशासन कर रहे थे, जिसके थ्रू वो शासन कर रहे थे, वही लोग उनका विरोध करने पर उतारू थे। अंग्रेजों को लग गया कि अब यहां रहना हमारे लिए मुश्किल है। उस समय के तत्कालिक गवर्नर जनरल लिनलिथगो ने बहुत कोशिश किया कि ये आंदोलन जो था दबाया जा सके, क्रूरता से दबाया जा सके, दमन किया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।
आंदोलन लंबे समय तक चला और कंटिन्यूटी, इसमें दमनकारी नीति भी उस सरकार की बढ़ती गई लगातार। सरकार को बहुत नुकसान हुआ। सरकार ने गांव की गांव जला दिए जो उनको राजस्व की प्राप्ति होती थी। जो गांव बसे रह गए वहां से उन्होंने 90 लाख रुपया उस समय कलेक्ट किया था हर्जाना के रूप में। मीन्स सरकार को जो नुकसान हुआ वो हम ही से वसूला था, उसका विरोध किसी ने उस समय नहीं किया था। एक चीज और मैं यहां वर्णन करना चाहूंगा गांधी को लेकर, चूंकि गांधी का ये लास्ट आंदोलन था। गांधी कौन थे? सेम उसी पीरियड में जब गांधी उपवास पर थे, उसी साल में 1943 में बंगाल में आपको अकाल पड़ा। उपवास पर थे और सेम ईयर था, बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था और एक दो नहीं 30 लाख लोग मरे थे। दुख की बात थी, 30 लाख लोग बंगाल में इसलिए मर गए क्योंकि अंग्रेजी गवर्नमेंट ने किसी तरह का कोई एक्टिवनेस नहीं दिखाया। ये किया जा सकता था, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, इसके बाद भी अंग्रेजी सरकार के पास इतने संसाधन थे कि इस अकाल के लिए वो काम कर सकती थी। 30 लाख लोग मर गए। उस समय के तत्कालिक भारतीय नेता, चूंकि गांधी तो जेल में थे, उस समय के कोई भी नेता ने इसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं छेड़ा था। मीन्स इस समस्या को लेकर कई लोग तो बोलने के लिए तैयार नहीं थे। 30 लाख की जनसंख्या अगर समाप्त हो जाए अपने आप में, अगर 1943 में, तो वो पता चलता है कि कई हजार गांव उजड़ गए होंगे। ये दिखाता है कि गांधी क्या थे। गांधी उपवास पर थे और जो आंदोलन चल रहा था, गांधी ने उस आंदोलन को पूर्णतः सपोर्ट किया था। गांधी नब्ज जानते थे जनता का, उनको पता था कि मेरे बिना भी आंदोलन चल सकता है, लेकिन नेता विहीन आंदोलन, अदृश्य नेता जो थे वो गांधी ही थे। अगर नेता विहीन आंदोलन चल भी रहा था तो जनता के बीच अगर कोई नेता था तो वो गांधी थे। और ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गांधी हर समस्या पर अपनी नजर रखते थे, पैनी नजर रखते थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत की आज़ादी उनको चाहिए थी, इसलिए भी कि वो मानवता के लिए भी सही था। उन्होंने अंग्रेजों को नुकसान नहीं पहुंचाया और उसी तरह से उन्होंने भारतीयों का भी नुकसान नहीं होने दिया। लेकिन हाँ, चूंकि गांधीयन एरा में ये एक लास्ट आंदोलन था और इसके बाद गांधी जो थे संप्रदायवाद को, समस्या को सुलझाने में लग गए। हिंदू मुस्लिम का जो बीज बोया गया था 1909 में, वो अब पूरी तरह से एक कांटेदार पेड़ हो चुका था, कोई उसे रोक नहीं सकता था। जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, इस आंदोलन में सपोर्टर कौन थे और जो व्यक्ति सपोर्टर नहीं थे वो क्यों नहीं थे? मुस्लिम लीग सपोर्ट में नहीं था, ऑब्वियस संप्रदायवाद जो अंग्रेजों ने उसको सपना दिखाया था। सविनय मूवमेंट, असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन था जिसमें मुस्लिम आपके साथ थे। सविनय मूवमेंट ऐसा आंदोलन था जिसमें मुस्लिम वर्ग जो था कटा कटा रहा हमसे, क्योंकि अब उसके जो कद्दावर नेता थे आने लगे थे। और क्विट इंडिया मूवमेंट बिल्कुल साफ था, जिसमें मुस्लिम लीग ने स्पष्ट रूप से बोला कि हम अंग्रेजों के साथ हैं। हिंदू महासभा, मैं किसी पार्टिकुलर संगठन की बात नहीं करता हूं, लेकिन हिंदू महासभा ने भी सपोर्ट नहीं किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को। यह अपने आप में आश्चर्य की बात है। लेफ्टिस्ट, वामपंथ जैसे व्यक्तियों ने इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया था। वो आज गांधी की आलोचना करते हैं, वही लोग आज गांधी की आलोचना करते हैं, और गांधी को मारने में भी उन्हीं का हाथ था। गांधी विचारधारा है, गांधी कोई व्यक्ति नहीं है। विचारधारा को मारना मुश्किल है। हम सपोर्ट करते हैं। मैंने पहले भी कहा अपने वीडियोज में कि अगर एक बूंद खून किसी ने आज देश की आजादी के लिए बहाया है, चाहे वो बीडी सावरकर हो, चाहे वो पंडित नेहरू हो, विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन वो हमारे लिए नमनीय है, उनका कर्जदार है हम, हमारे बच्चे कर्जदार हैं, हम जिंदगी भर उनका कर्ज नहीं चुका पाएंगे, और इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। तो गांधी के साथ भी यही बात लागू होती है। हम भूल क्यों जाते हैं गांधी को? गांधी ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया था। जिस तरह भगत सिंह, जिस तरह सुखदेव, राजगुरु और उसी तरह सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोग को हम रिस्पेक्ट देते हैं। नवयुवक, जो युवा पीढ़ी है, आज गांधी को गाली देती है, दुख लगता है। एक सीधा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये आपके लिए छोड़ जाता हूं ये क्वेश्चन, कि हमने सुना भी होगा, अगर हमारे घर में एक छोटा बेटा हो, भाई हो, तो हम चाहते हैं कि भगत सिंह हो,
लेकिन वो भगत सिंह हमारे घर में पैदा हो, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपका भाई अगर जाके लड़े बाहर के लोगों से, आपको खुद बुरा लगेगा। तो आप गांधी विचारधारा को मानते तो हैं और चाहते भी हैं, लेकिन उस चीज़ को आप लॉजिकल एडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। आप एक ऐसा समाज क्रिएट की बात कर रहे हैं जहां लड़ाई हो, हिंसा हो। अगर गांधी नहीं तो फिर कौन? नक्सलवाद, आतंकवाद, उसको सपोर्ट कीजिए और वैसे समाज को निर्माण कीजिए। गांधी की तुलना करना हमारे और आपके बीच के लिए बहुत छोटी कौड़ी है। गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको 4 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था और 1 बार भी उनको नोबेल नहीं दिया गया। अब तो आलोचक ये भी कहते हैं कि भैया उनको नोबेल तक नहीं मिला। गांधी नोबेल प्राइज से ऊपर थे। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या बनाया था? डेनामाइट, बारूद, और आज विनाश का वो जड़ है। जहां भी बारूद है वहां बम बनाइए, गोला बारूद और सारे लोगों को उजाड़ दीजिए। गांधी ने विश्व में जो मंत्र दिया था वो सत्य अहिंसा का था। ये अपने आप में दिखाता है कि गांधी को नोबेल प्राइज अगर मिलता तो गांधी सम्मानित नहीं होते। गांधी का कद इतना बड़ा था कि अल्फ्रेड नोबेल सम्मानित होता, जो हिंसा का पुजारी था। तो सीधा सा बात है, गांधी को ना तो भारत रत्न की जरूरत है, मिला भी नहीं, और ना ही उनको नोबेल की जरूरत है। किसी सम्मान की जरूरत नहीं है, ना ही उनको बापू कहने की जरूरत है, और ना ही उनको नोट या करेंसी पर आपको देने की जरूरत है। उन्होंने नहीं कहा भाई कि मुझे नोट और करेंसी, आप लाओ ना जिसको लेके आना है। गांधी हमारे दिलों में है, गांधी हमारे विचारों में है। गौतम बुद्ध को जिस तरह हम नहीं निकाल सकते हैं, उसी तरह गांधी को नहीं निकाल सकते हैं। अगर गांधी गलत है तो वो सारा समाज, वो सारा विश्व गलत है जो शांति की इच्छा रखता है। तो सीधी सी बात है, गांधीयन एरा जो था यहां समाप्त होता है। लेकिन इसके बाद भी मैं कहना चाहूंगा, एक सत्याग्रह जो शुरू हुआ और कंटिन्यू चलता रहा, यहां समाप्त हुआ नहीं वो सत्याग्रह। जिस तरह से विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे जिनको अंग्रेजों ने अरेस्ट किया, दूसरे पंडित नेहरू थे, तो ये सत्याग्रह था और यहां से वो मूवमेंट शुरू होता है। और क्विट इंडिया मूवमेंट ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। अंग्रेज अब स्पष्ट रूप से समझ गए थे क्रिप्स मिशन का असफल जाना, और उसके बाद सारे मिशन जो भी आए माउंटबेटन योजना तक, वो सारे मिशन ये दिखाते थे कि अंग्रेज अब एक्टिव थे। 1935 के सुधारों के बाद अंग्रेजों को लग गया था, और क्विट इंडिया मूवमेंट ने तो बता दिया कि अब आपकी जड़ें यहां टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि आपकी पुलिस, आपकी मिलिट्री और सारे भारतीय आपके खिलाफ है। कहां शासन कीजिएगा? यूएनओ की स्थापना स्पष्ट रूप से डिक्लेयर कर दिया गया कि उपनिवेशवाद का अंत होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945, ये वो समय था जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अमेरिका के रूजवेल्ट जैसे राष्ट्रपतियों ने सपोर्ट किया था कि भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए। तो आज़ादी का एक फैक्टर नहीं था। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि सिर्फ गांधी के कारण आज़ादी नहीं मिली, सारे सर्कमस्टांसेस, उस समय की समकालीन परिस्थितियां और सामूहिक लोगों ने मिलकर उनके नींव को हिलाया था। विश्व की परिस्थितियां भी उसमें शामिल थी, और तब हम आज़ादी की एक ऐसी किरण की ओर जा रहे थे जो संप्रदायवाद के साथ था। मतलब मिलने वाला तो बहुत कुछ था, लेकिन जहर का एक प्याला भी हमको पीना था, संप्रदायवाद हिंदू मुस्लिम के रूप में पाकिस्तान के लिए, और ये सारी चीजें घटित हुई। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। क्विट इंडिया मूवमेंट की कहानी यहीं तक। इसके बाद की जो वीडियो में है वो भी घटनाक्रम के अनुसार ही होगा। संप्रदायवाद रीड कीजिए, नोटबुक्स के साथ जुड़े रहिए, अपनी किताबों को रीड कीजिए। कोई भी फैक्ट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में आइए, सही भाषा का प्रयोग करते आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू।